क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हिमांशु चौहान। 2019 में अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन है कि हिमांशु चौहान ने बिजनेस शुरू किया है 1,50,000 रुपए से, कैश और फर्नीचर 10,000 और गुड्स 60,000। तो जर्नल में हम एंट्री बना लेते हैं, डेट डाल देते हैं 2019 अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट, कैश है 1,50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, $10,000 और स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल अकाउंट। तो टोटल कितना हो गया 2,20,000। नरेशन में आ जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फर्नीचर एंड स्टॉक। April 4 sold goods to Pratap at the list price of 20,000 and trade discount is 10%। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी लिखते नहीं है, अलग से शो नहीं करते, लेकिन अमाउंट में लेस करके लिखते हैं। तो पहले आप नॉर्मल एंट्री बना लिया करिए, अमाउंट के टाइम में ट्रेड डिस्काउंट को कंसीडर किया करें। सोल्ड गुड्स टू प्रताप, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि क्या है इसमें ट्रेड डिस्काउंट, आपको बस सेल की एंट्री बनानी है। कुछ नहीं बोला, नाम लिखा है तो उधार माल बेचा है, तो प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्रताप, अच्छा ये क्यों डेबिट हो रहे हैं? रूल नंबर 1 असेट्स आई है और रूल नंबर 7 कैपिटल है। मैं आपको रूल्स जो है वो मॉडर्न अप्रोच के लिखकर बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल नंबर लिखकर नहीं बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर प्रताप डेबिट है, एसेट डेबिट हो गया, और इनकम है हमारी सेल्स, रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रताप एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमारा जो अमाउंट था वो 20,000 था। आप चाहें तो यहाँ नरेशन में लिखकर दिखा सकते हैं, लिस्ट प्राइस 20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000, दैट इज 18,000 आ जाएगा। ऐसा लिखकर आप दिखा सकते हैं, 18,000 आ जाएगा, या वर्किंग नोट में लिखकर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, प्रताप ने माल वापस करा 2,000 का लिस्ट प्राइस, 2,000 रुपए के लिस्ट प्राइस का माल वापस किया है। माल वापस आया तो सेल रिटर्न है, हमारी इनकम कम हो गई, तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 कहता है रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, रूल नंबर 6 करता है कम होगी तो डेबिट। टू प्रताप, प्रताप हमारी एसेट है, वो कम हो गई क्योंकि अब हमें पैसा कम मिलेगा उससे। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय प्रताप, लिस्ट प्राइस ₹2,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 200 इक्वल टू 1,800। जब हमने माल बेचा था तो हमने सस्ता बेचा था, जब वापस आएगा तब भी तो सस्ता ही वापस आएगा। ये थोड़ी ना 18,000 का बेचा 20,000 का वापस हो जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न पर लेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख को हमें फुल सेटलमेंट में प्रताप से 16,000 रुपए मिल गए। जब भी लिखा हो फुल सेटलमेंट में, इसका मतलब हिसाब किताब खत्म हो गया, नक्की हो गया। अब हमारा प्रॉफिट लॉस जरूर होगा, ज्यादातर चांस है, और वो भी क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है, जिसे हम जर्नल एंट्री में लिखते भी हैं। क्योंकि प्रताप ने हमें पैसा दिया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रूल नंबर 1 पैसा आया है 16,000,
वर्किंग नोट में लिखेंगे, इसमें डिस्काउंट होगा तो डेबिट हो जाएगा, मुझे पता है डेबिट है इसलिए मैं लिख रहा हूं रूल नंबर 3, लेकिन आप वर्किंग नोट में आप लिख सकते हैं कि सेल्स हुई थी 18,000 की, लेस सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न हुआ था 1800 का, तो 16,200 रुपए लेने थे हमने इनसे और रिसीव्ड हुए 16,000, तो 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 200 रुपए का डिस्काउंट है और हमें प्रताप से जो पैसा मिला है वो 16,200 मिलना था, तो हमारे प्रताप नाम की एसेट कम हो गई 16,200 से। बीइंग प्रताप सेटल्ड हिज अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹200 अलाउड, हमने उसको 200 रुपए की डिस्काउंट भी दे दी। आगे है अप्रैल 15 को फर्नीचर खरीदा 12,000 रुपए का, तो फर्नीचर खरीदा है 12,000 रुपए का, तो फर्नीचर आया हमारे पास, असेट आती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो 15 अप्रैल को एंट्री बना देते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया हमारे पास 12,000 रुपए, 12,000 असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट, असेट कम हो गई क्रेडिट कर दिया। रूल नंबर 2 नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, फिफ्टींथ को अगेन एक और है परचेज गुड फ्रॉम सहदेव ऑफ द 50,000 और 12% डिस्काउंट मिला है, तो ट्रेड डिस्काउंट को मैंने कहा था हम लिखते नहीं है, तो जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो आप इसको टेंशन ना लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट है पहले वो अमाउंट लिखते हुए होगा, पहले आप जनरल एंट्री बना लीजिए। परचेज है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। रूल नंबर 3 टू सहदेव, रूल नंबर 7 हमने उसको पैसा देना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड 12% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम यहां पर लिख सकते हैं 50,000 माइनस 12%, 50,000 का 12% 6,000 होता है, तो 44,000 रह जाएगा, तो 44,000 रुपीज से हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। 50,000 में से 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया। अब हमने सहदेव को 4,000 रुपए का माल वापस किया है, तो जैसे हमने सेल रिटर्न भी डिस्काउंट काट के किया था ऐसी परचेजेस रिटर्न भी डिस्काउंट काट कर होगा, लेकिन अगेन वो लिखा नहीं जाएगा, तो सहदेव को हमने माल वापस किया है तो सहदेव डेबिट। रूल नंबर 8 हमारी लायबिलिटी कम हो गई, टू परचेजेस रिटर्न्स माल वापस हुआ है। रूल नंबर 4 खर्चा कम हो गया, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, तो माल वापस हमने किया है, माल वापस किया है 4,000 रुपए का, तो 4,000 रुपए पर 12% का ट्रेड डिस्काउंट 480 रुपए, तो 3,520 रुपए 3,520 रुपीज से एंट्री बन जाएगी, हम लोग माल वापस करने की एंट्री बना लेंगे। अब 20 को सहदेव को हमने पेमेंट करी है और 5% का डिस्काउंट मिला है, तो इसको वर्किंग नोट में निकाल लेंगे। हमने उससे परचेजेस करी थी 44,000 रुपीज की, हमने उसको रिटर्न कर दिया था माल और 3,520 रुपीज का माल उसे वापस कर दिया था, तो इसका मतलब 40,480 रुपीज हमने उसको देने थे, और अब हमने उसको जब हिसाब किताब उसका पूरा किया तो हमें 5% का डिस्काउंट मिला,
तो हमें डिस्काउंट मिला 5%, तो 40,480 का 5%, तो कितना होता है ये डिस्काउंट? 40,480 का 5%, 2,024 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, और बाकी का पैसा 38,456 रुपीज ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया होगा। तो यहाँ पर जनरल एंट्री बना लेते हैं 20 को, सहदेव डेबिट, लायबिलिटी कम हो रही है और उसका हिसाब 40,480 का खत्म हो रहा है। हमारी जेब से जो कैश जा रहा है वो 38,456 का जा रहा है, और हमें डिस्काउंट मिल रहा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है रूल नंबर 5 के हिसाब से है, और ये है 2024 बीइंग अकाउंट ऑफ सहदेव settled and 5% cash discount received। तो हमने ये भी एंट्री कंप्लीट कर दी। आगे बढ़ते हैं, गुड्स सोल्ड टू आकृति एंड शिखा। तो अप्रैल 21 को एंट्री बना देते हैं, आकृति डेबिट, और इसे हमने 20,000 रुपीज का गुड सेल किया है, और शिखा को 32,000, टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये हमारी एसेट है, डेटर है, और हमारी इनकम हो गई रिवेन्यू, तो उसे क्रेडिट कर देंगे सेल्स के नाम से। 24 हमें आकृति से 19,600 रुपीज फुल सेटलमेंट में मिल गए, तो हमने उससे 20,000 लेने थे और हमें फुल सेटलमेंट में मिल गए 19,600, तो 400 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट रूल नंबर 1 19,600, डिस्काउंट दे दिया हमने, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट रूल नंबर 3 400 टू आकृति रूल नंबर 2, हमारी एसेट कम होगी 20,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आकृति इन फुल सेटलमेंट। तो हम लोगों ने फुल सेटलमेंट की एंट्री बना दी एक बार फिर से। इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करी है इसी दिन, तो अप्रैल 24 को इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस होता है रूल नंबर 3 1,500 रुपीज टू कैश या बैंक अकाउंट बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो ड्राइंग से लिख देते हम लोग। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का दिया है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ ड्राइंग्स आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर पेड। तो ये पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा 2,400 रुपीज, प्रोप्राइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस की पेमेंट करी है हमने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 26 को परचेज गुड्स 16,000, तो नोट में लिख लेते हैं हमारा
लिस्ट प्राइस है 16,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 1600, तो कितना रह गया 14,400। और फिर हमारा कैश डिस्काउंट है CD 2%, तो 14,400 का 2% 288, तो ये माइनस करके 14,112 रुपीज की ट्रांजैक्शन है। हमने माल खरीदा है तो परचेजेस की एंट्री हो जाएगी 26 अप्रैल को, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस 14,400 की है और टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से जा रहा है 14,112 और हमने कैश डिस्काउंट को लिखना है डिस्काउंट रिसीव, ना कि ट्रेड डिस्काउंट को, और कैश डिस्काउंट है 288। नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, लिस्ट प्राइस 16,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। तो ये हमने परचेजेस की एंट्री बना दी। शिखा से फुल सेटलमेंट में पैसा मिला है और 5% का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। शिखा को हमने 32,000 रुपए का सामान 21 तारीख में बेचा था, तो शिखा को 32,000 रुपीज लेना था हमने इसको, और 5% का हमने इसे डिस्काउंट दिया है, तो 1,600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 32,000 32,000 का 5% होता है 1,600 और 30,400 रुपीज हमें मिलने वाले हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेट है हमारे पास अप्रैल 27। कैश अकाउंट डेबिट रूल नंबर 1 30,400, हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट रूल नंबर 3 हमारे लिए लॉस है 1,600 टू शिखा, शिखा से हमें 32,000 रुपीज मिले हैं। या नरेशन में लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शिखा इन फुल सेटलमेंट, ऐसा हम लिख देंगे। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड रेंट, यहाँ पर तीनों एक जैसे खर्चे हैं तो हम इनकी कंबाइन एंट्री बना सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड, और एक्सपेंसेस हैं 2,000। डेट सेम होनी चाहिए कंबाइन एंट्री बनाने के लिए, और एक जैसा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो 11,600 रुपीज। लास्ट एंट्री है कमीशन रिसीव्ड, अगर हमें कमीशन रिसीव्ड होती है तो हमारे पास पैसा आ जाता है कैश अकाउंट डेबिट, और 1,000 का कमीशन है और कमीशन इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं रोल नंबर 5 के हिसाब से। नरेशन लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर काफी फुल सेटलमेंट की एंट्रीज थी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री भी थी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ माथुर ब्रदर्स। और Feb 1 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश में, 4,50,000 चेक के थ्रू, और बिल्डिंग भी इन्होंने बिजनेस में लगाई है। तो जब हम इसका एक तो प्रॉपर फॉर्मेट से हमें बनाना है, फॉर्मेट होना चाहिए प्रॉपरली। हम सबने सीखा था फॉर्मेट कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, और डेट के बाद पर्टिकुलर्स को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, उसके बाद लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। बिजनेस स्टार्ट किया है तो डेट डालते हैं सबसे पहले 2018 फेब 1। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे। बिजनेस के पास कैश आया है और कैश आने पर डेबिट करते हैं, डेबिट असेट्स कम्स इन, और असेट को इंक्रीज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं 50,000। जब भी कैश आता है उसे डेबिट किया जाता है। बैंक में पैसा आया चेक के थ्रू तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और 4,50,000 आए हैं हमारे पास। बिल्डिंग भी आई है तो बिल्डिंग भी एसेट होती है, एसेट को डेबिट करते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे 20 लाख, और ये कैपिटल है तो टू कैपिटल अकाउंट, इसका टोटल कर लेंगे 25 लाख रुपीस। नरेशन लिख देंगे, नरेशन बीइंग से स्टार्ट करते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बाकी और चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी चल जाएगा क्योंकि दिखाई दे रहा अलग अलग चीजें हमने लगाई हैं बिजनेस में। फेब 5 को माल खरीदा है मनोहर लाल से और लिस्ट प्राइस है 50,000 और खरीदा है 46,000। जब हम माल खरीदते हैं और उसी समय जो डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट होता तो बताया जाता। तो 50,000 का सामान डिस्काउंट पे मिला है 46 में, तो ये 4,000 ट्रेड डिस्काउंट है, और जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे कभी भी शो नहीं किया जाता है। तो हम सीधा माल खरीदने की एंट्री बना देंगे। माल खरीदने पर परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, और अगर किसी का नाम दिया हुआ है और कैश नहीं लिखा तो हम एज्यूम करते हैं उधार खरीदा है। तो टू मनोहर लाल 46,000। नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर ₹46,000, और लिख सकते हैं लिस्ट प्राइस 50,000। नरेशन में लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000। फेब 17 purchased goods costing 1 lakh from Sahil and Company paid 60% immediately by check to avail 5% डिस्काउंट। तो ये कैश डिस्काउंट है क्योंकि हमने अभी अभी इनको पेमेंट करी है और उस पेमेंट की वजह से हमें डिस्काउंट मिला है। और जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम जनरल एंट्री में लिखते हैं, शो करते हैं। तो माल खरीदा हमने फेब 17 को, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब जो ट्रेड डिस्काउंट है वो शो नहीं होता, अलग से अमाउंट में से रिड्यूस हो जाता है तो नेट अमाउंट दिखाई देती है जनरल में, लेकिन कैश डिस्काउंट अलग से दिखाया जाता है। क्योंकि कैश डिस्काउंट अलग से दिखाया जा रहा है तो परचेजेस पूरी 1 लाख से आएगी, यहाँ परचेजेस को रिड्यूस नहीं करेंगे। जैसे पिछली एंट्री में हमने 50,000 की परचेजेस को दिखाया ही 46 में था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट में परचेजेस पूरी अमाउंट से आएगी 1 लाख से। 60% इमीडिएटली पेमेंट होगी, इसका मतलब 40% उधार है, और जो उधार है उसके लिए क्रेडिटर का नाम आएगा, मतलब साहिल एंड कंपनी का नाम आएगा। तो टू साहिल एंड कंपनी 40,000 ये हमने उधार खरीदा है। लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, या ये कह सकते हैं क्रेडिट द गिवर। हमें माल देने वाला कौन है? साहिल, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है। हमने उसको चेक से पेमेंट करी है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। पेमेंट कितनी करी थी? 60,000।
लेकिन हमने 5% का डिस्काउंट लिया, 60,000 में से 5% डिस्काउंट लेस कर देंगे, 3,000 डिस्काउंट हो जाएगी, तो 57,000 रुपीज की पेमेंट करी। और जो डिस्काउंट है हमारी इनकम है, और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 3,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड 40% on credit and 60% cash and 5% कैश डिस्काउंट, ऐसा हम नरेशन में बताने के लिए लिख सकते हैं। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है, परचेजेस हमारा माल खरीदा, हमारा खर्चा है, डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर रूल लिखने लगूं जो मॉडर्न रूल्स थे, कैश डेबिट हुआ तो हमने रूल नंबर 1 था, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, तो रूल नंबर 1 लिखा। कैपिटल के लिए रूल नंबर 7 था, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। परचेजेस के लिए रूल नंबर 3 था, और 7 लाइबिलिटी के लिए रूल नंबर 3, 7, रूल नंबर 2 असेट कम हो रही है, और रूल नंबर 5 इनकम क्रेडिट करते हैं जब मिलती है। तो ये मैंने मॉडर्न रूल से लिखे हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल रूल लिखूं तो हमने पढ़ा था सबसे पहले रूल नंबर ए, जब भी एसेट आएगी तो डेबिट करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ पर बैंक अकाउंट की वजह से, क्योंकि बैंक हमारा क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट हो जाता है, तो बैंक अकाउंट की वजह से हमें बैंक के केस में ई लिखना पड़ता है, डेबिट द रिसीवर। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच में थोड़ी सी दिक्कत है। हमने पढ़ा था ना ट्रेडिशनल में रियल अकाउंट के लिए डेबिट जो भी हो रहा है असेट्स को डेबिट करेंगे, लेकिन पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, ये रूल नंबर ABCDE था। तो बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, और कैपिटल भी एक पर्सनल अकाउंट होता है, ये F रूल हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। तो मैं आपको ये राय दूंगा, क्योंकि आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट अगर 11th क्लास में है तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ना चाहिए, ABCDEF से। और अगर आप 11th क्लास में नहीं है तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 रूल से पढ़ना चाहिए, मॉडर्न अप्रोच से पढ़ना चाहिए। ठीक है। रूल Feb 24 हमने माल बेचा है 40,000 वाला 38,000 में, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम दिखाते नहीं है। तो Feb 24 हमने माल बेचा है, किशोर एंड कंपनी नाम लिखा और कैश नहीं लिखा, इसका मतलब उधार बेचा है। तो किशोर एंड कंपनी डेबिट, क्योंकि वो हमारी एसेट हो गई, सेल करने पर हम डेबिट करते हैं एसेट को, रूल नंबर 1 टू सेल्स अकाउंट, रूल नंबर 5, और ये 38,000 आएगा। नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग गुड सोल्ड टू किशोर एंड ट्रेड डिस्काउंट गिवन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू किशोर ऑन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस के और सेटलमेंट प्राइस जो भी है आप लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी, 1 लाख का माल है, कॉस्ट है 1 लाख, माल की कॉस्ट है 1 लाख, और 20% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को ऐड किया जाता है कॉस्ट में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो 1,20,000 का सेलिंग प्राइस हो गया नॉर्मल। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाता है 12,000, तो ये रह गया 1,08,000, और 40% पेमेंट हुई है चेक से, क्योंकि उस पर 5% का डिस्काउंट है। तो 60% क्रेडिट सेल है, 40% कैश सेल है, तो 1,08,000 का 40% 43,200, और बाकी जो बचा हमारा 64,800 बचा। 43,200 पे 5% का कैश डिस्काउंट है, 2160 कैश डिस्काउंट 2160, तो बाकी का जो अमाउंट है जिसकी पेमेंट हुई होगी वो है 41,040। तो ये मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर ली, इसमें कोई टेंशन है किसी को?
माल था 1,00,000 रुपए का, 20% का प्रॉफिट था, तो कॉस्ट में 20% का प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया, 1,20,000 मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस हो गया। 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, लेस कर दिया, तो इसका मतलब 1,08,000 का एग्रीड सेलिंग प्राइस हो गया। इसमें से 40% की पेमेंट हो गई और उस पर हमने 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया, बाकी उधार है। अब ये माल हमने बेचा है और माल बेचने के लिए हमें एंट्री जो बनानी होती है वो बना लेते हैं। कुछ सेल क्रेडिट है और कुछ सेल कैश है, तो दोनों उस हिसाब से हम कर लेते हैं। Feb 26 हमें चेक से पेमेंट मिली है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रूल नंबर 1, 41,040 रुपीज की पेमेंट मिली है हमें। कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए नुकसान है, लॉस है 2160 का। और जो उधार माल बेचा है वो कनिका एंड कंपनी को बेचा है, तो कनिका एंड कंपनी डेबिट, डेटर डेबिट हो जाएगा। रूल नंबर 1 असेट है हमारे लिए 64,800 टू सेल्स अकाउंट। तो हमारी जो सेल है, रूल नंबर 5 इनकम को क्रेडिट करते हैं। सेल हमारी टोटल 1,08,000 की थी, एग्रीड प्राइस, इसका टोटल 1,08,000 ही आएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड पार्टली ऑन क्रेडिट and partly on cash after 5% कैश डिस्काउंट। तो ये था पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया ट्रेड और कैश डिस्काउंट पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम लोग, और प्रॉपर फॉर्मेट से आप करिए। जैसा मैं बता चुका हूं कि आपको फॉर्मेट से करना है, मैं करूं या ना करूं, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स लेने हैं, तो आदत आप हमेशा फॉर्मेट से करने की करिए। इसमें शंकर स्टोर की बुक्स में जनरल एंट्री बनानी है। अप्रैल 1 को 5 लाख रुपए के से बिजनेस शुरू किया है और उसमें से 4 लाख रुपए बैंक में जमा करें। इसका मतलब ये नहीं है 9 लाख रुपए से बिजनेस शुरू हुआ है, बिजनेस 5 लाख से शुरू हुआ है और हमने उसमें से 4 लाख रुपए बैंक में जमा करा दी। तो या तो 2 एंट्री बनाइए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5 लाख और फिर बैंक टू कैश 4 लाख, या एक साथ भी बना सकते हैं, सेम डे है तो कोई इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। तो 2018 अप्रैल 1 बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। नरेशन आप लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिखूंगा अब नरेशन, आपको लिखनी है। लेकिन अप्रैल 4 हमने 1,40,000 रुपए का माल खरीदा है, जिसमें से आधा उधार है और आधा नकद है। तो 1,40,000 का माल खरीदा है, माल खरीदने पे परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। 1,40,000 आधा कैश है तो टू कैश अकाउंट 70,000 और आधा नकद है तो टू खरीदा सुधीर से तो टू सुधीर 70,000।
तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, कैश जाता है तो क्रेडिट करते हैं, उधार खरीदा लायबिलिटी है क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू सुधीर। आते हैं एंट्री नंबर अप्रैल 7 पर। हमने बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख रुपए की, 2% का ब्रोकरेज है, 24,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। हमने पेमेंट बिल्डिंग की तो चेक से करी है, ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैश में पेमेंट कर रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट को खरीदते ही उसके रजिस्ट्रेशन ब्रोकरेज ये सब उसकी कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। और जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट को खरीदने के लिए परचेजेस वर्ड यूज नहीं करते हैं, परचेजेस वर्ड हम माल के लिए यूज करते हैं, एसेट के लिए एसेट का नाम आता है। तो हमने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग का नाम ही आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और वर्किंग नोट में बिल्डिंग लिख देते हैं 2 लाख रुपीस की है, प्लस ब्रोकरेज भी हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ब्रोकरेज 2% है तो कितना होता है 2%? 4,000। तो 4,000 रुपए हम ऐड कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 24,000। तो टोटल मिलाकर हमारा कितना अमाउंट हो गया? 2,28,000। तो बिल्डिंग है 2,28,000 की, और जो पेमेंट है बिल्डिंग की वो तो चेक से है, तो टू बैंक अकाउंट, तो 2 लाख रुपीस चेक से है और बाकी कैश में है। बाकी क्या है? 2 चीजें हैं, ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 4,000 और 24,000 28,000 28,000। नरेशन आप अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा, जो जो लिखा है वही नरेशन में लिखना होता है। इसमें कोई टेंशन है किसी को? टेंशन है तो आप बता दीजिएगा, आप नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अप्रैल 12 माल बेचा अरुण को 2 लाख रुपए का, उसने 1/4 कैश दे दिया। तो अप्रैल 12 कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए का 1/4 50,000 रुपए उसने कैश दे दिया, तो कैश डेबिट कर दिया। बाकी उधार है 3/4, अरुण को उधार बेचा है तो डेबिट कर देते हैं डेटर को। पर्सनल अकाउंट के बाद या तो अकाउंट का नाम ना लिखें या पोस्ट ऑफ एस लिखें। अरुण डेबिट 3/4 माल 1,50,000, सेल है तो टू सेल्स अकाउंट 2 लाख नरेशन में लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू अरुण 1/4 फॉर कैश एंड 3/4 फॉर ऑन क्रेडिट, या आप नरेशन लिख देंगे। अप्रैल 14 चेक मिला है 1,48,000 रुपए का अरुण से फुल सेटलमेंट में, और इसको इमीडिएटली हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। हमें अरुण से लेने थे 1,50,000, 1,50,000 लेने थे अरुण से, 148 मिला। अगर लिखा हो ऑन अकाउंट इसका मतलब अभी 2,000 बाद में देगा, लिखा हो फुल सेटलमेंट मतलब बाद में नहीं देगा। अब बाद में नहीं देगा इसका मतलब हमने 2,000 का कैश डिस्काउंट दे दिया उसे। तो हमें जो पैसा मिला है वो 148 मिला है चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर ये लिखा होता ये चेक 1-2 दिन बाद डिपॉजिट हुआ तो इसे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट लिख देते या कैश डेबिट लिख देते। बैंक डेबिट क्योंकि हाथों हाथ सेम डे डिपॉजिट करा दिया हमने बैंक में। और कितने का चेक है? 1,48,000 का, 2,000 रुपए का डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमारा लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू अरुण से पैसा मिला है, क्रेडिट द गिवर। हमारी एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। अरुण का 1,50,000 का पूरा अकाउंट सेटल हो गया। तो अप्रैल 14 को हमने एंट्री बना दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी के लिए 16 अप्रैल को हमने 180 रुपए खर्च किए हैं। जो स्टेशनरी होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं।
तो एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। अप्रैल 16, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 180 रुपीज। कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक। और शंकर कौन है? शंकर स्टोर है बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम शंकर स्टोर है, तो इसका मतलब शंकर ओनर है बिजनेस का। तो ओनर का लाइफ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का होता है तो वो ड्राइंग्स होता है, पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो ये ड्राइंग्स की बात हो रही है, हमें पता है ड्राइंग्स के लिए क्या एंट्री होती है। तो दोनों अलग अलग टाइप की चीजें हैं, दोनों की पेमेंट चेक से है, सेम डे है, दोनों इंश्योरेंस है। एक बिजनेस का इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, और एक ड्राइंग्स है। हम चाहें तो दोनों एंट्री को एक साथ भी बना सकते हैं, चाहें तो दोनों एंट्री को अलग अलग भी बना सकते हैं। तो अप्रैल 17 है, कायदे से अलग अलग बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों का दोनों एक्सपेंस नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो अप्रैल 17 को अगर हम पहले एंट्री बनाए, इंश्योरेंस प्रीमियम है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000। नरेशन में यही आ जाएगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग पेड बाय चेक। और फिर जो इसी डेट पे अप्रैल 17 को ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ये ड्राइंग्स के नाम से आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ शंकर्स लाइफ पेड बाय चेक, ताकि पता चल जाए ये ड्राइंग्स तो है लेकिन किस चीज का अमाउंट है। ठीक है, स्टाफ का होता, वैसे स्टाफ का जनरली हम लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं करते, हेल्थ इंश्योरेंस का करते हैं, और वो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो सैलरी में काउंट हो जाता है, सैलरी का खर्चा है, या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में आ जाता है, या इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टाफ भी लिख सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस मीन्स आप सैलरी दे रहे हो उसको। पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, तो ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। तो अप्रैल 20 ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं कहा तो मान लेते हैं कैश में पेमेंट हुआ है, 200 रुपए एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। हमने किराए पर दी थी बिल्डिंग और उससे 2500 रुपए मिले हैं, तो किराया मिला है हमारे पास, पैसा आया है ना, पैसा आता है तो कैश को क्या करते हैं, पैसा आता है तो कैश को क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, क्योंकि रेंट पेमेंट भी होता है, तो रिसीव्ड लिखने से पता चल जाएगा कि इनकम वाला पोर्शन है ये, कहीं हम गलती से P&L के डेबिट में ना लिख दें। हमने 2000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है, तो उसके लिए एंट्री बना देते हैं। अप्रैल 28 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। इस तरीके से हमने ये बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट किया। हमें अशोक ब्रदर्स की बुक्स में जनरल एंट्रीज को पास करना है, और ये बिहार में है। देखिए, जब विद इन द सेम स्टेट माल बेचा जाता है तो उस पर CGST और SGST लगता है, जैसे इसमें लिखा है 6%। अगर ये बिहार से बाहर बेचेंगे किसी और स्टेट में तो उस पर IGST लगेगा और उसका रेट 12% हो जाएगा।
ठीक है। तो विद इन द सेम स्टेट बेचते हैं तो दो पार्ट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और अगर आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोल देते हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने पर होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है लगभग कि सब कुछ विद इन द सेम स्टेट है, तो हर एक में सीजीएसटी और एसजीएसटी ही लगाना है। सबसे पहले है जनवरी 2 हमने माल खरीदा है। जब हम माल खरीदते हैं तो माल खरीदने पर हमें जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ती है, और जो माल खरीदते हैं वो हमारे लिए इनपुट होता है बिजनेस में, तो उस पर इनपुट जीएसटी होता है। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 लाख रुपए का माल खरीदा है। अब ये जो 2 लाख रुपए का माल खरीदने पे हम जीएसटी दे रहे हैं, ये हमारा खर्चा नहीं है, क्योंकि जीएसटी का पैसा तो वापस आ जाएगा जब माल बेचेंगे। तो ये असेट है कि अभी पैसा दिया, बाद में पैसा वापस आएगा। असेट है, रूल नंबर 1, असेट को डेबिट करते हैं, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 2 लाख का 6% 12,000। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,002। उधार खरीदा है, और किससे खरीदा, नाम नहीं दिया तो टू क्रेडिटर्स 2,24,000। नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी पेड एट द रेट 6% ईच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। माल बेचा है हमने 5 तारीख को, उधार बेचा है, तो जनवरी 5 डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि नाम नहीं बताया, टू सेल्स अकाउंट, सेल को क्रेडिट करते हैं, इनकम है 3 लाख। सेल करने पे जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 6% 18,000 18,000 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 18,000, टोटल 3,36,000। आप नरेशन लिख दीजिएगा। हमने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है, तो कंप्यूटर प्रिंटर है, तो या तो प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट लिखें या ऑफिस इक्विपमेंट लिखें, एक ही बात है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, आप कंप्यूटर प्रिंटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपए प्रिंटर खरीदा हमने 50,000 का। अब ये असेट के ऊपर भी जो हम असेट यूज करते हैं, इसका भी जीएसटी हम क्लेम कर लेते हैं। जैसे परचेजेस का जीएसटी क्लेम करते हैं, आउटपुट सेल से सेट ऑफ हो जाता है, ऐसे ही असेट का भी हो जाता है। असेट खरीदने पे जो जीएसटी दिया वो भी कंजम्पशन माना जाता है, वो धीरे धीरे कंजम्पशन है, वो भी माना जाता है। तो इसके ऊपर जो जीएसटी देंगे वो भी इनपुट सीजीएसटी होगा, और उसे भी हम यूज कर लेंगे। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 50,000 का प्रिंटर है, और 6% हमारा 33,000 हो गया। पेमेंट चेक से है तो टू बैंक अकाउंट 56,000। नरेशन आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है लीगल कंसल्टेशन फीस। लीगल कंसल्टेशन फीस की हमने पेमेंट करी है, तो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो जनवरी 20 लीगल फी या लीगल कंसल्टेशन फी डेबिट 10,000, इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जीएसटी गुड्स पर और सर्विसेज दोनों पर लगता है। और यहाँ 10,000 का 6% 600 हो जाएगा। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट
600 और कैश पेमेंट हुई है तो 2 कैश हो जाएगा 11,200। रेंट हमने 20,000 रुपए का दिया है जनवरी 22। रेंट अकाउंट डेबिट 20,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 20,000 का 6% 1200। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 1200 टू बैंक अकाउंट चेक से पेमेंट है टोटल 22,400। अब यहां लिखा है कि बैलेंस GST की पेमेंट कर दी। तो देखो जितना CGST है उतना ही SGST है, दोनों की सेम अमाउंट है। तो अगर हम देखें इनपुट कितना है तो इनपुट है 12,000 और 3,000 और 600 और 1200, टोटल कितना हो गया 16,800। तो इनपुट GST है 16,800। इसमें कोई दिक्कत, मैंने सारा इनपुट वाला ऐड कर दिया। अब मैं देखता हूं आउटपुट GST कितना है। तो आउटपुट है मेरा एक तो ये 18,000, बस एक ही है आउटपुट, एक ही है 18,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैंने अलग अलग समय पर 16,800 16,800 की GST की पेमेंट करी और मेरे पास जेब में वापस आ गया 18,000। तो मैं क्या करूंगा, इस 18,000 में से 16,800 अपने पास रख लूंगा, बाकी का गवर्नमेंट को दे दूंगा। यही तो करूंगा मैं। तो यहां लिखा पेमेंट कर दी बचे हुए GST की जो गवर्नमेंट को देना है। तो देखो ध्यान से, जब मैंने माल बेचा था सेकेंड एंट्री में जनवरी 5 में मैंने आउटपुट GST क्रेडिट किया था। अब मैं ये आउटपुट GST मेरे पास मैंने क्रेडिट क्यों किया, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 किस चीज का, लायबिलिटी का। ये मैंने गवर्नमेंट को देना है पैसा, मेरे पास कस्टमर से आया, मैंने गवर्नमेंट को देना है। तो अब गवर्नमेंट को पेमेंट कर देता हूं। तो जब पेमेंट करूंगा तो डेबिट कर देता हूं। तो लिखिए आप भी जनवरी 31 आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 18,000 टू इनपुट CGST अकाउंट और वो है 16,800 16,800, है ना। बाकी का पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट 1200। ठीक है, यही काम मैं करता हूं नेक्स्ट एंट्री में। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 18,000 टू इनपुट SGST अकाउंट 16,800 16,800 टू बैंक अकाउंट 1200। सॉल्यूशन में मैंने इन दोनों की कंबाइन एंट्री बनाई है, आप भी बना सकते हैं। आउटपुट CGST डेबिट 18,000, आउटपुट SGST डेबिट 18,000 टू इनपुट CGST 16,800 टू इनपुट SGST 16,800 टू बैंक अकाउंट 2,400। लेकिन अलग अलग बनाए तो भी ठीक है, एक बनाए तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन था बेसिक्स जिसमें GST की थोड़ी सी एंट्री आ गई थी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आप भी करिएगा मैं भी करता हूँ साथ में। इसमें लिखा है जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल, और उसमें CGST का रेट 6% है और SGST का रेट 6% है। जब विद इन द सेम स्टेट हम माल बेचते हैं
तो उसमें हमारी दो टाइप के टैक्स लगते हैं विद इन द सेम स्टेट माल बेचने पे। आधा, जैसे इस पे जीएसटी 12% है तो आधा 6% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है और आधा एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है गोपाल ने परचेज किया है, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से जनरल एंट्रीज के लिए। डेट, particulars, ledger folio, amount debit, amount credit। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, गोपाल ने माल खरीदा है 1,50,000 का आउटसाइड द स्टेट। जब हम एक स्टेट से बाहर माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें विद इन स्टेट हमारे जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और आउटसाइड स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल खरीदा बेचा जाता है तो उसमें आईजीएसटी होता है। और टोटल अमाउंट, जैसे ये 6% है और आउटसाइड स्टेट में ये 12% हो जाए। तो यहाँ आउटसाइड स्टेट इन्होंने माल खरीदा है, माल खरीदने की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 1,50,000 का खरीदा है तो 1,50,000 का माल आ जाएगा। माल खरीदने में टैक्स दिया जाता है जीएसटी, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें बाद में मिल जाता है, तो हमारी एसेट है, बाद में टैक्स वापस आ जाएगा। तो इनपुट आईजीएसटी लिखेंगे, आईजीएसटी क्योंकि दूसरी स्टेट से माल खरीदा है और ये 12% है। 1,50,000 का 12% होता है 18,000। टू, हमने कैश में चेक पेमेंट है तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स purchased from other state and IGST rate is 12%। ये नरेशन हमने लिख दिया। टोटल बैंक अकाउंट में 1,68,000 आ जाएगा क्योंकि 1,68,000 की पेमेंट होगी। फिर सेकेंड एंट्री है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। उधार माल बेचा है और दूसरी स्टेट में बेचा है। जब हम उधार माल बेचते हैं तो डेटर्स को डेबिट करते हैं, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और आउटसाइड आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा क्योंकि दूसरी स्टेट में बेचा है। जब माल बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी होता है। 1 लाख रुपीज का माल बेचा है तो सेल के आगे तो 1 लाख ही आएगा और 12% हमारा जीएसटी का रेट है, आईजीएसटी तो 12,000। तो डेटर से हमें 1,12,000 लेने। बीइंग गुड्स सोल्ड आउटसाइड स्टेट एंड आउटपुट जीएसटी लिवाइड, ऐसा भी लिख सकते हैं, लगाया आउटपुट जीएसटी। नेक्स्ट है हमारे पास, ही सोल्ड गुड्स 1,80,000 ऑन क्रेडिट लोकली, मतलब विद इन द सेम स्टेट माल बेचा है। तो यहां पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। उधार बेचा है, अगेन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू
आउटपुट CGST account to output SGST account, being goods sold within state। पहले सेल्स में लिखते हैं 1,80,000। CGST का रेट है 6%, तो 1,80,000 का 6% निकालते हैं 10,800। तो 10,800 और 10,800 हमारा CGST और SGST आ जाएगा। टोटल 2,01,600। तो ये हमारे पास सेल की एंट्री हो गई विद इन द सेम स्टेट। टेलीफोन बिल की पेमेंट हुई है 5,000 रुपए चेक से। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं 5,000। इस पर इनपुट CGST और इनपुट SGST लगेगा। अगेन 6% है, तो 300 5,800 हमारा टोटल 5,600 हमारा टोटल पेमेंट हो जाएगा। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग टेलीफोन बिल पेड। He purchased an AC for his office 25,000 और चेक से पेमेंट करा है। तो जो AC होता है वो हमारी एसेट है, और इसको हम AC अकाउंट भी लिख सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट लिखा जाता है जनरली, क्योंकि अलग अलग अगर हम हर एक के लिए अकाउंट खोलेंगे तो बहुत सारे अकाउंट हो जाएंगे। ऑफिस इक्विपमेंट में ऑफिस के सारी इक्विपमेंट आ जाते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और 25,000 का है। अब इसमें ये नहीं बताया है कि ये लोकल खरीदा या बाहर, तो जनरली हम कुछ नहीं कहे तो लोकल ही मानते। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट करी है बीइंग AC परचेज्ड बाय चेक। कुछ भी लिख दें नरेशन, कोई दिक्कत नहीं। 25,000 का 6%, 1,500 हमारा GST हो गया दोनों तरीके का। तो टोटल पेमेंट हमारी 28,000 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं 6 पर, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। जो भी हमारी बैलेंस अमाउंट थी GST की वो हमने पेमेंट कर दी। आउटपुट और इनपुट GST आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं और फिर पेमेंट करते हैं। इसके कुछ कायदे होते हैं, नियम होते हैं कि कौन सा GST किससे सेट ऑफ होगा नहीं होगा, लेकिन आपके लेवल पर वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल पर आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है पहले कि टोटल आउटपुट GST है कितना। तो आपने जो एंट्रीज में क्रेडिट किया है आउटपुट IGST, आपने सेकेंड एंट्री में 12,000 से क्रेडिट किया है, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 12,000। अगर और कोई भी आउटपुट IGST होता तो उसका टोटल करके हम डेबिट में लिख देते। और आउटपुट CGST और SGST एक ही एंट्री में है 10,800 और 10,800, तो उसे भी लिख देते। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट
ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है कौन सी चीज किससे सेट ऑफ होगी, लेकिन आपके लेवल पर वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम एक लाइन छोड़कर लिखेंगे टू। अब क्रेडिट में इनपुट वाला लिखे देंगे, तो इनपुट IGST हमारा ए की एंट्री में आया है, फर्स्ट एंट्री में 18,000 रुपए, तो उसको लिख देते हैं टू इनपुट IGST अकाउंट 18,000 और इनपुट CGST अकाउंट, दो अकाउंट में है 1,500 और 300 1800, तो उसे लिख देते हैं टोटल करके। तो इनपुट CGST अकाउंट 1800, जितना CGST होता है उतना ही SGST होता है, तो टू इनपुट SGST अकाउंट 1800। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, और अगर पेमेंट करना है तो टू इनकम टैक्स टू GST पेबल करके अलग से GST पेबल टू बैंक भी कर सकते हैं, सीधा बैंक भी लिख सकते हैं, और अगर डेबिट में है तो रिफंड हो जाएगा या एडजस्ट हो जाएगा फ्यूचर में, तो बैंक का आप डिफरेंस को बैंक के लिख दें जो भी आ रहा है, तो आपके लेवल पर मोर देन सफिशिएंट है जो मैंने आपको ये बता दिया। तो डेबिट में आया 12,000 प्लस 10,800 प्लस 10,800, तो डेबिट में 33,600 आया जो ज्यादा है, और ज्यादातर 90% केस में यही होता है कि आउटपुट ज्यादा होता है, ज्यादातर केस में यही होता है कि आउटपुट ज्यादा होता है। तो डिफरेंस टू बैंक के नाम से आ जाएगा, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, यही होता है, और 12,000 रुपीज हम पेमेंट कर देंगे। भाई जितना हमारे पास GST आया और जितना हमने दिया था उसका डिफरेंस तो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया ये, और हमने ऑलरेडी पेमेंट ये कर चुके हैं, तो बाकी तो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। GST हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, और जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो पेमेंट हो जाएगी 12,000 रुपीज की, बीइंग GST पेड। इस तरीके से आपके लेवल पर यही करना है आपको, सारे के सारे GST को आउटपुट वाले को डेबिट करना है, इनपुट वाले को क्रेडिट करना है, और डिफरेंस को बैंक लिखना। इसमें लिखा है पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री गोपी चंद ऑफ केरला। केरला में है और वहां पर GST का रेट 9% और 9, मतलब अगर एक केरला से बाहर किसी स्टेट में बेचेंगे तो IGST लगेगा 18%, और विद इन केरला बेचेंगे तो 9% लगेगा। अप्रैल 11 को इन्होंने माल खरीदा है तमिलनाडु से। तमिलनाडु एक डिफरेंट स्टेट है, वहां से माल खरीदने पे IGST लगता है 18%। माल खरीदने पर हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट अप्रैल 11 परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब परचेजेस अकाउंट जो डेबिट हो रहा है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट के केस में जब भी एक्सपेंस बढ़ता है, जब भी एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने रूल पढ़ा है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है हम उसको डेबिट करते हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको डेबिट कर दिया 3 लाख रुपीस। इसके ऊपर GST लगेगा 18%, क्योंकि ये दूसरी स्टेट में सेल हो रहा है। विद इन सेम स्टेट में दो GST के पार्ट होते हैं, CGST SGST। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने पर एक ही पार्ट होता है IGST, तो IGST लगेगा 18%। 3 लाख का 18% हो गया 54,000। लेकिन अब क्या है कि ये डेबिट होगा, क्यों होगा डेबिट, इसको बोलते हैं हम इनपुट IGST अकाउंट 18% 54,000। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारी असेट है। ये असेट, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस वो होता है जो हमारी जेब से खर्चा जाता है। ये 54,000 अभी हम जब माल बेचेंगे ना तो कस्टमर से ले लेंगे ये पैसा, तो हमारी जेब से नहीं जा रहा है, ये हमारी एसेट है। क्यों एसेट है, जब हम सेल करेंगे तो ये हमारे पास GST वापस आ जाएगा, तो ये हमारी क्या है, असेट। तो अगर मैं रूल नंबर की बात करूं तो रूल नंबर परचेजेस के लिए मैंने रूल नंबर 3 लगाया, मॉडर्न अप्रोच का। डेबिट जब भी हम एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच का रूल नंबर 3 है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने ABCD पढ़ा था, EF, तो C हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 3C रूल हो गया ये हमारा, अगर हम रूल के हिसाब से याद रखें।
इनपुट आईजीएसटी को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी एसेट है। एसेट के लिए रूल नंबर 1A था, जब भी एसेट होगी डेबिट करेंगे उसको। तो ये बात समझ में आई। परचेजेस डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है। इनपुट आईजीएसटी डेबिट क्यों किया? एसेट है, फ्यूचर में पैसा वापस आ जाएगा। और यहां पर लिखा माल खरीदा है, और माल खरीदने में कैश का यूज नहीं बताया है, नाम बताया है। जब भी नाम बताया जाता है तो हम मानते हैं उधार खरीदा है। तो जब उधार खरीदा है तो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। करुणा करण से माल खरीदा है, तो रूल नंबर 7 हो गया, 7F। 7 मतलब लाइबिलिटी। मॉडर्न में हमने 7 रूल पढ़ा था, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। और F हमने ट्रेडिशनल में पढ़ा था, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो हम लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसा उसको देना है। माल खरीदा उधार, तो फ्यूचर में तो उसे पैसा देना ही पड़ेगा। April 1 होगा ये, क्योंकि April 3 की एंट्री तो अभी आ रही है, तो ये April 1 होगा। April 3 में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर 50,000 फ्रॉम गणेशन ऑफ अर्नाकुलम केरला। तो ये विद इन द सेम स्टेट माल खरीदा है। जब स्टेट के अंदर से ही माल खरीदा जाता है तो उस पर जीएसटी 2 पार्ट में लगता है। तो एंट्री तो यही हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000, बस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हो जाएगा। 99%, तो 50,000 का 9% 4500। और पेमेंट हमने गणेशन को करना है, तो टू गणेशन लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर देंगे और 59,000 रुपीज आ जाएगी। आप साथ साथ करेंगे तो ठीक रहेगा। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा है, जिन लोगों ने कर रखा है वो आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा April 10, माल बेचा है तेलंगाना, एक अलग स्टेट है, तो यहां पर भी आईजीएसटी लगेगा। माल बेचा है उधार बेचा है अगेन, तो डेबिट द रिसीवर, और हमारी एसेट है, डेटर है, तो डेबिट करेंगे। नायडू को बेचा है तो नायडू डेबिट हो जाएगा April 10 में। इसकी अमाउंट अभी नहीं लिखता हूं, मैं पहले लिखता हूं सेल्स। अब माल जो बेचा है वो कॉस्ट है 80,000, कॉस्ट कितना है 80,000, और इसमें प्रॉफिट है 25%। तो 80,000 का 25% 20,000 होता है, तो 1 लाख रुपीस हो गया। ठीक है, इस पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट की वजह से ये 90,000 का रह गया, तो 90,000 की सेल है। लिखा है कि सेल हुआ और तेलंगाना में हुआ, तो तेलंगाना का मतलब स्टेट अलग हो गई, तो उसके ऊपर 18% का टैक्स लगेगा। 90,000 का 18% कितना होता है? और ये आउटपुट आईजीएसटी होगा। आईजीएसटी कब लगता है? जब स्टेट चेंज हो जाती है। तो 90,000 का 18% कितना हो गया, और टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,06,200। ठीक है, सेल करा, सेल हमारी इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं। आउटपुट आईजीएसटी हमारी लाइबिलिटी है, हमारे पास जो पैसा आया है ये गवर्नमेंट को हमने देना है, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की वजह से इसे क्रेडिट किया। रूल नंबर 7, रूल नंबर 5, रूल नंबर 1। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मैं बताऊंगा क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ज्यादा सही रहता है जर्नल एंट्रीज बनाना। अब हमने 15th को केरला में माल बेचा है, तो विद इन द सेम स्टेट बेचा है, और चेक के थ्रू बेचा है। इसका मतलब चेक के थ्रू बेचने का मतलब पैसा आ गया, बैंक का अकाउंट यूज होगा। तो April 15 बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट है 2,50,000 का, और 60% प्रॉफिट लिया है, 60% प्रॉफिट। तो 2,50,000 की कॉस्ट है, 60% प्रॉफिट है। 2,50,000 का 60% कितना होता है? 1,50,000। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो गया ये? 4 लाख।
ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो -15% ट्रेड डिस्काउंट 60,000, तो 3,40,000 रुपए में बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट 3,40,000, ठीक है। और इस पर विद इन द सेम स्टेट है, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट 30,600, टू आउटपुट SGST अकाउंट 30,600, टोटल 4,01,200। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ऑफ 8,000 पेड इन कैश। हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए हैं, कुछ नहीं कहा तो हम ये मानते हैं सेम स्टेट में दिए हैं। 8,000 इनपुट CGST अकाउंट कितना, इनपुट SGST अकाउंट टू कैश अकाउंट 9,420 440, ठीक है। ये 16 की एंट्री बना दी हमने। 20 को हमने कंप्यूटर खरीदा है और चेक से पेमेंट करी है, तो 20 की एंट्री बनाते हैं। अप्रैल 20 कंप्यूटर लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हैं 30,000। कहां से खरीदा नहीं बताया, तो लोकली खरीदा होगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,700 टोटल 35,400। कंप्यूटर खरीद लिया, विड्रॉ किया है 10,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए। देखो याद रखना हमेशा ड्राइंग्स पर कोई GST नहीं लगता है, वो तो आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, सैलरी देने पे GST नहीं लगेगा, ठीक है। सैलरी की पेमेंट पर भी GST नहीं लगेगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, लेकिन चलिए वो आएगा पॉइंट तो हम बात कर लेंगे। मैंने थ्योरी में भी बताया होगा कि गुड्स वगैरह विड्रॉ करने पर क्या होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, बस यही है। अब ये लिखा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, तो GST का हिसाब किताब हमने फाइनली कर दिया। तो GST हमारे यहाँ दो टाइप का है, एक मतलब तीन टाइप का कह सकते हो, एक है IGST, एक है CGST और एक है SGST। जब आप बड़े लेवल पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि IGST से IGST पहले सेट ऑफ करना जरूरी है, और अगर वो नहीं होता तो आगे CGST से हो सकता है, फिर SGST को SGST से और CGST को CGST से आपस में सेट ऑफ करना चाहिए। तो आपके लेवल पे इतना ही बहुत है, अगर आप ये समझ लेते हैं कि इन्हीं को ही आपस में सेट ऑफ करना है। तो इनपुट IGST कितना है और कौन कौन सी अमाउंट में है, सबसे पहले ये देखें, और आउटपुट IGST कितना है। तो आउटपुट IGST एक तो हमारा है ये 16,700, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, लिखते हैं आउटपुट IGST कितना है। तो आउटपुट IGST हमारा है एक तो 16,200 और बस यही है, 16,200 ही है ना। और इनपुट IGST कितना है 54,000, फर्स्ट एंट्री है। और भी है इसके अलावा और कोई है नहीं। तो हमारे पास इनपुट IGST 54,000 है और इनपुट IGST ज्यादा है, मतलब हमने पेमेंट ज्यादा कर रखी है। तो देखो आसान रास्ता आपके लिए क्या है, आप एंट्री बनाएं अप्रैल 30 को, आउटपुट आपके लिए आसान रास्ता बता रहा हूं,
आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 16,200, ठीक है। और आउटपुट सीजीएसटी भी लिख दो। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना टोटल करके बताइए? 30,600। तो आउटपुट सीजीएसटी भी इतना ही होगा, एसजीएसटी भी इतना ही होगा। आसान रास्ता बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप क्या करें, एक लाइन छोड़कर, क्योंकि डेबिट में डिफरेंस आएगा या क्रेडिट में पता नहीं, वैसे ज्यादातर तो क्रेडिट में आता है, फिर भी एक लाइन छोड़कर फिर लिखें इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी कितना है? 54,000। और इनपुट सीजीएसटी कितना? 7,000। तो इतना ही एसजीएसटी होगा। अब देखो डिफरेंस कितना आ रहा है और कहां पर आ रहा है। जो डिफरेंस है उसको हम ज्यादातर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा, आउटपुट ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा 99% केस में, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट ही कराना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है? डिफरेंस क्रेडिट में ही आएगा जनरली, तो टू बैंक अकाउंट लिख सकते हैं, या तो ऊपर या नीचे टू बैंक अकाउंट। ये आपके लिए आसान रास्ता है। वैसे ये ठीक नहीं है अगर हम और बड़ी क्लासेस के लिए बात करें, लेकिन आपके लेवल के लिए ठीक है, क्योंकि अभी आपको जीएसटी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि भैया किसको किससे सेट ऑफ किया जा सकता है। तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 7,560। अब अगर मैं क्या करता हूं, आपको पहले एक रूल इसके समझा देता हूं, फिर मैं दिखाऊंगा, तो ये अमाउंट शायद थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, क्योंकि ये कायदे से ठीक नहीं है। तो मैं आपको एक बार मैं थोड़ा सा रूल इसके समझा देता हूं। तो रूल नंबर 88A है जीएसटी में, ये हम सीए इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग ये सीखते हैं कि किस चीज को किससे सेट ऑफ किया जा सकता है। तो लिखा है allows utilization of input tax credit of IGST toward the payment of CGST SGST in any order subject to the condition that entire ITC of IGST is completely exhausted first before the ITC of CGST or SGST can be utilized। इसका मतलब क्या है? आपके पास आउटपुट आईजीएसटी है, ठीक है। इससे सबसे पहले क्या सेट ऑफ करोगे आप? इनपुट आईजीएसटी। क्या सेट ऑफ करोगे? इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी मतलब सेल करा दूसरी स्टेट में, वहां से जो टैक्स मिला उसको पहले किससे सेट ऑफ करो? जो हमने दूसरी स्टेट से माल खरीदा था उस पे जो हमने दिया, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट से और आईजीएसटी से रिलेटेड है। अगर इसके बाद भी आउटपुट आईजीएसटी पूरा खत्म नहीं हुआ तो दूसरे नंबर पर आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इनपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कर लो, चाहो तो इनपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ कर लो, चाहो 50-50% करो, 25-75 या जैसा मर्जी करो, ये आपकी इच्छा है। ये सबसे पहले इसके बारे में लिखा है। ये देखो यहां पर भी यही लिखा है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, वो किससे सेट ऑफ करोगे? सबसे पहले हम ये जो आउटपुट आईजीएसटी है उससे सेट ऑफ करेंगे। तो यूटिलाइजेशन आईटीसी किससे किससे कर सकते हैं? चलो इसको हम ऐसा लिखें और ज्यादा आपके लिए रहेगा। इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है। नंबर 1 आउटपुट आईजीएसटी, नंबर 2 आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपकी इच्छा है। एक ये हो गया। अब आगे क्या लिखा है?
आईटीसी, रिमेनिंग आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, ये तो सब हो गया। अब लिखा है यहां पर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद में अच्छा ये स्टेप 1 है, ये क्या है स्टेप 1, सबसे पहले ये काम करना है। उसके बाद जो स्टेप 2 आएगा वो क्या है, स्टेप 2, ये मैं अभी आप ये नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। स्टेप नंबर 2 ये है इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी का क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी से, अगर नहीं होता है तो आउटपुट आईजीएसटी से, बस ये स्टेप 2 है। और लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, इनपुट एसजीएसटी। इसे आप सबसे पहले करेंगे आउटपुट एसजीएसटी से, और उसके बाद नहीं होगा तो आउटपुट आईजीएसटी से, बस ये 3 स्टेप है। अब इन 3 स्टेप को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल है वो करते हैं, और उसके बाद हम वापस अपने जनरल वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये नोट कर लिया आपने, ये क्या है, इनपुट आईजीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से लो, है ना, और उसके बाद अदर जीएसटी वगैरह से सेट ऑफ कर लो। लेकिन स्टेप नंबर 1 यही है, सबसे पहले यही काम करना, उसके बाद स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है। इन 3 स्टेप के हिसाब से हम लोग एक एग्जाम्पल भी करते हैं। ये स्टेप नोट कर लिए ना आपने, चलिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 1 इनपुट आईजीएसटी, तो चेक करते हैं एग्जाम्पल में इनपुट आईजीएसटी कितना है। देखो एग्जाम्पल में ध्यान से, मैं इसके सामने कर देता हूं ये, फिर आप आराम से देख पाएंगे। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में लिखा है आईजीएसटी 1300 रुपए है, आईटीसी आईजीएसटी का आईटीसी 1300 रुपए है। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं 1300, ठीक है। सबसे पहले इसे किससे सेट ऑफ करना है, आउटपुट आईजीएसटी से। तो आउटपुट आईजीएसटी कितना है 1000, ये सेट ऑफ कर दिया 1000 से, ठीक है। बचा कितना, अब इस 300 रुपए को मुझे आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी से कवर करना पड़ेगा। मेरे पास दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, मैं दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। देखें दोनों मेरे पास आईटीसी जो है इनपुट तो है, आउटपुट है मेरे पास 3300 है ना, ये 3300। अब मैं अगर ध्यान से देखो, अगर मान लिया मैं आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी से भी कुछ भी कर सकता हूं, तो मैंने देखो सॉल्यूशन में क्या कर रखा है 200 और 100 रुपए कर रखा है। अगर मान लिया मैं पूरा का पूरा 300, एक बार एग्जांपल के लिए 300 पूरा मान लिया मैं सीजीएसटी से कवर कर दूं पूरा, तो ये पूरा खत्म हो गया ना, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ये कुछ लोगों को कम समझ में आएगा, मैं दोबारा बार बार 2-3 बार समझा दूंगा, अभी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मानकर चलो ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, मैंने केवल नॉलेज के लिए आपको बताया। एग्जाम में कभी भी सीजीएसटी जीएसटी इन सब का सेट ऑफ का क्वेश्चन लास्ट में पॉइंट नहीं आएगा। ये सेट ऑफ कर दिया मैंने। अब आया मेरे पास इनपुट सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी मेरे पास कितना है, कितना है 200 रुपीज है ना। तो 200 रुपीज को सेट ऑफ करने के लिए
आउटपुट जीएसटी कितना था मेरे पास, लेकिन वो तो सेट ऑफ हो चुका, तो अब ये तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, तो इसका मतलब ये सेट ऑफ नहीं हो पाया। ऐसे ही थर्ड में इनपुट एसजीएसटी कितना है मेरे पास, 200 है ना, और आउटपुट एसजीएसटी कितना है मेरे पास 300, तो मैं केवल 200 ही तो सेट ऑफ कर पाऊंगा, तो 100 रुपए रह गए ना ये। इससे अच्छा मैं यहां क्या करता, इससे अच्छा मैं करता है सीजीएसटी से 200 और एसजीएसटी से अगर 100 रुपए यहां सेट ऑफ करता तो 100 रुपए रह जाते ना सीजीएसटी के, वो यहां पर मैं सेट ऑफ कर लेता। मतलब हमें समझदारी से काम लेना है कि हम उधर इधर एडजस्टमेंट कर लें, ये पूरा 200 खत्म हो जाता मेरा और यहां पर 100 बच जाता, उसको यूज कर लेते। तो ये है एक शॉर्टकट, मतलब हमें ये काम करना है, आपके लेवल पर नहीं है ये, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताया कि ऐसा होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन पर आए, इस क्वेश्चन पर आए कि मेरे पास इनपुट आईजीएसटी है 54,000 का, 54,000 का, और आउटपुट आईजीएसटी है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था, सबसे पहले क्या करना है, इससे क्या सेट ऑफ करना है, तो ये कर दिया सेट ऑफ। कितना बचा 54,000 माइनस 16,200, तो कितना बचा मेरे पास 37। मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, 37,800। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं सीजीएसटी एसजीएसटी जितना चाहे उतना सेट ऑफ कर लूं। मेरे पास पता ना ये है 7920, तो ये तो 7920 में इसी से सेट ऑफ कर लेता हूं, ये तो मेरा इससे सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन जो बाकी मेरे पास बचा वो तो सेट ऑफ नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा रह गया। तो अब सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे, आपके पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे अप्रैल 30 की एंट्री, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि हमने जो सेट ऑफ किया है आउटपुट आईजीएसटी पूरा 16,200 सेट ऑफ कर रखा है, ये पूरा 30,600 कर रखा है, इनपुट आईजीएसटी पूरा कर रखा है 797। तो यहां पर हमारे पास पेमेंट करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर है वो देखना पड़ेगा कि सेट ऑफ हो रहा है या नहीं, अगर हम लॉजिकली अच्छे से देखें। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आपके लेवल पर इतना ज्यादा ये नहीं आता है, तो हम आसानी से ये कर देंगे। 99% केस है, पहली बात तो आएगा नहीं, और आएगा भी तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, क्योंकि आपके लेवल पर ये एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई ये कैसे होता है, एक्चुअल में इसका क्या सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया, पूरा इंटरमीडिएट का दिखाकर कि भैया इंटरमीडिएट में क्या होता है। 16,200 था ना हमारा आउटपुट, 30,600 और 30,600, तो ये जो टोटल है ये 77,400 है। इनपुट भी ये ठीक कैलकुलेट कर रखा है, 54 7920 7920, ये है 69,840। तो आपके लेवल पर क्या है, सेट ऑफ करो। आपके लेवल पर कभी भी ये नहीं सोचा जाएगा कि आप इतने ज्ञानी हैं कि आपको ये पता हो कि इनपुट आउटपुट कौन सा किससे सेट ऑफ होता है, पहले किससे होता है बाद में किससे होता है, ये आपके लेवल पर है ही नहीं, तो वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। केवल क्या होगा, हम लोग बस इतना सा एंट्री कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जनरलाइज द फॉलोइंग, गुड्स परचेज फॉर 5,000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए, जब हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं पर्सनल यूज के लिए और परचेजेस को क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमने गुड्स यूज किया है। अब ये जो माल हमने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया है, गवर्नमेंट हमें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देगी। गवर्नमेंट कहेगी कि आप असल में जो जीएसटी है, एक आपको जीएसटी का सिंपल रूल बताता हूं कि जीएसटी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, तो मिस्टर बी इनको जीएसटी देंगे,
तो मिस्टर बी के लिए इनपुट जीएसटी है। अब जब मिस्टर बी सी को सेल करेंगे तो मिस्टर सी से इन्हें आउटपुट जीएसटी मिलेगा। तो ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को आपस में सेट ऑफ कर लेंगे, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जो डी है, मान लिया एंड यूजर है, कंज्यूमर है, जब वो इनपुट जीएसटी की पेमेंट करेगा तो वो आउटपुट जीएसटी होगा ही नहीं, क्योंकि इसने किसी को माल ही नहीं बेचा है। तो वो अल्टीमेटली सारा जीएसटी एंड यूजर की जेब से जाता है। इन शॉर्ट, जो सेलर है, बिजनेसमैन है, वो तो उसकी जेब से 1 रुपया भी नहीं जाता जीएसटी। वो तो क्या करता है, एक मीडिएटर है गवर्नमेंट और कस्टमर के बीच का, जो जीएसटी की पेमेंट कर दी, आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ कर लिया उसने। अल्टीमेटली जो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, उसकी जेब से सारा का सारा जीएसटी जाता है। अब हम ड्राइंग्स कर रहे हैं तो एंड यूजर हमें, तो इस जीएसटी का यूज हम कहीं और नहीं कर पाएंगे, सेल से हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हर एक एंड यूजर एक फर्जी बिजनेस फर्म को दिखाएगा और उसमें सेट ऑफ करता रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए रिवर्स कर रहे हैं, तो इनपुट जीएसटी इसमें रिवर्स हो जाता है, क्योंकि अब हमें इसके ऊपर कोई भी जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 6% है, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, रिवर्स हो जाएगा। तो ये 300 रुपए, इसका मतलब हमारी जो एक्चुअल में माल था 5000 का, लेकिन हमें पड़ा 5600 का विद टैक्स, क्योंकि ये हमारी जेब से चला गया। बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज एंड जीएसटी रिवर्स्ड सेकेंड है 2000 ड्यू फ्रॉम हरी आर बेडर्स। तो बेडर्स हो गए, बेडर्स पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि ये तो लॉस है हमारा, कोई खर्चा थोड़ी ना, किसी की इनकम थोड़ी ना। तो बेडर्स अकाउंट डेबिट टू हरी 2000 बीइंग बेडर्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करते हैं, या गुड्स लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं। लॉस है हमारा, लॉस को डेबिट करते हैं, और ये 10,000 रुपए का है माल, हमारा 3,000 रुपए का माल है जो हमारा खराब हुआ है, तो 3000। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, 3000 यहां भी नहीं लिख रहा, टू परचेजेस अकाउंट 3000। क्या ध्यान रखना है, ये लॉस हुआ माल, आग लग गई, तो ये बेच तो पाएंगे नहीं, माल नहीं बेच पाएंगे, तो इस पे आउटपुट जीएसटी हमें मिलेगा नहीं। तो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करने को अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट, ये लॉस हमारा ही लॉस है। तो यहां पर भी इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नुकसान है वो 3,000 रुपए का नहीं, 3,360 रुपए का नुकसान हो गया। 180 रुपए जो हमने जीएसटी के दिए थे, अब फ्यूचर में वापस कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि ये माल हम कस्टमर को बेच तो पाएंगे नहीं। यही बात ड्राइंग्स पर भी अप्लाई हो रही थी, ये माल हम बेच ही नहीं पाएंगे, तो जब हम बेच ही नहीं पाएंगे तो इस पर आउटपुट जीएसटी आएगा नहीं, जब इस पर आउटपुट जीएसटी नहीं आएगा तो इनपुट जीएसटी सेट ऑफ किससे करोगे, किसी से नहीं करोगे, तो ये हमारा नुकसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि हमारा 10,000 रुपए का माल खराब हो गया है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी से हमें 8,000 रुपए मिल गए हैं, चेक मिल गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और हमें चेक मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो सबसे पहली बात ये, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 8,000 एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें चेक भी मिल गया है। तो हम लोग क्या करते हैं,
एंट्री बनाते हैं इसकी। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। पहले तो ये पिछली एंट्री ही बना लेते हैं हम। टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। 10,000 रुपए का माल है और 600 रुपए और 600 रुपए 11,200 रुपए टोटल हो गए, हमारा लॉस हो गया। अब इस लॉस में से कुछ लॉस हमें इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिल रहा है। तो इंश्योरेंस क्लेम, या अगर हम डायरेक्ट एंट्री बनाए तो बैंक बना सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट करते हैं पहले। 8,000 रुपए का तो इंश्योरेंस क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि हाँ भाई 8,000 रुपए दे देंगे, तो हमारी एसेट हो गई, हम इंश्योरेंस कंपनी से 8,000 रुपए ले लेंगे। जो हमारा नुकसान 11,200 का था वो कम हो गया। तो टू लॉस बाय फायर अकाउंट, 11,200 में से 800 का नुकसान कम हो गया 8,000 का, और बाकी नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसे लॉस बाय फायर का जो फाइनली बैलेंस है वो तो P&L में जाएगा ना लॉस। तो लॉस हमारी जेब से कितना गया? 3,200, क्योंकि हमारा नुकसान तो 11,200 का हुआ, लेकिन 8,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दे दिए। तो बाकी का जो एक्चुअल में नुकसान बचा वो तो 3,200 का बचा, वो हमने P&L में डाल दिया। और फिर ये भी लिखा है पैसा मिल गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने में टाइम लगता है। तो अगर नहीं बोला होता तो बस 2 ही एंट्री बनाते, बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया है 8,000 का, तो 8,000 रुपए हमने क्लेम मिलने की भी एंट्री बना दी। कुछ लोग इसकी 2 एंट्री बनाते हैं, कुछ एक बना लेते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया है 3 एंट्री बनाए। सबसे पहले लॉस की, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर P&L में ट्रांसफर करने की, और उसके बाद हमें क्लेम का पैसा मिलने की। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और गुड्स 500 रुपए का हमने चैरिटी में दिया है। अगर GST नहीं होता तो इसकी एंट्री होती सिंपल चैरिटी टू परचेजेस, लेकिन अब हम ये माने चैरिटी में दिया है तो ये माल बिकेगा तो है नहीं, और क्योंकि ये माल नहीं बिकेगा तो इसका GST का क्लेम भी हमें नहीं मिलेगा। तो टू परचेजेस अकाउंट के साथ साथ हमें इनपुट CGST और इनपुट SGST को रिवर्स करना पड़ेगा। ये भी हमारा लॉस है, क्योंकि माल बिकेगा नहीं, आउटपुट GST आएगा नहीं, तो गवर्नमेंट हमें कहेगी कि भैया ये नुकसान तुम ही झेलो। चैरिटी में जो हमने माल दिया 500 का, सेलिंग प्राइस 600 है, तो हमें सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, कॉस्ट पे लिखते हैं, वरना सेल लिखते हैं ना परचेजेस की जगह। और ये 500 का माल और इसके ऊपर 60 रुपए का GST, तो हमारा नुकसान चैरिटी में 500 की बजाय 560 का हुआ। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। हमने 1,500 रुपए रेंट की पेमेंट करी है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, आप उसे लिख लेना। तो 1,500 रुपए का रेंट है, 90 रुपए का GST है, तो 1,680 रुपए की हम लोगों ने पेमेंट करी होगी। 7th है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर 15,000। जो पर्सनल असेट होती है उस पर GST नहीं लगता है, और उसने इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो उसने फर्नीचर बेचा है उसकी हम एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो उसका पर्सनल मैटर है। उस पर्सनल मैटर को, पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा?
तो सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन इस पैसे को 15,000 को उसने जो बिजनेस में लगाया है उसकी एंट्री बनेगी, और ये है कैपिटल लगाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसने बिजनेस में पैसा लगाया है तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 15,000 रुपये। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो वो जीएसटी को सेट ऑफ वगैरह करने की एंट्री भी हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल। गोपाल की बुक्स में हमें एंट्री बनानी है। ये दिल्ली में इन्होंने बिल्डिंग को परचेज किया है 15 लाख रुपए। तो सबसे पहले एंट्री बना देते हैं, आप प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे एग्जाम में, और नरेशन भी लिखेंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मेट से नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन और नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको करना होगा। साथ साथ करेंगे आप क्वेश्चन। परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक 15 लाख रुपीस। लिखा है लास्ट में ऑल ट्रांजेक्शंस एक्सेप्ट परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन आर सब्जेक्ट टू लेवाई ऑफ जीएसटी। तो ना तो परचेज ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी लगेगा और ना ही वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन पर लगेगा। तो इसमें हम एंट्री बना लेते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं लगता है। May 10 परचेज मशीनरी फ्रॉम रेमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। तो चंडीगढ़ दूसरी स्टेट में हो गया, दूसरी स्टेट का मतलब आईजीएसटी लगेगा। और मशीनरी असेट है, मशीनरी को डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, और 12% हमारा जीएसटी लग जाएगा इस पर 24,000, और 2 रेमसन चंडीगढ़ 2,24,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। May 15 बोर्ड फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली। तो दिल्ली में ही खरीदा है फर्नीचर, हम भी दिल्ली में ही है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6% है। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश खरीदा तो कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली फॉर कैश। May 20 बोर्ड कंप्यूटर फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा एन अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर 50,000। तो हमने कंप्यूटर खरीदा है, तो हमने बात करी थी पहले भी कि कंप्यूटर है या एसी वगैरह तो इन्हें ऑफिस इक्विपमेंट बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक हैवी और मेन असेट है आज की डेट में। तो कंप्यूटर को अलग भी लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर 50,000 रुपये का खरीदा है हमने, और इसके ऊपर नोएडा स्टेट अलग है दिल्ली से, तो इसके ऊपर इनपुट आईजीएसटी लगा होगा 12%, 6,000 रुपये का। और इंटरनेट ट्रांसफर है, इसका मतलब बैंक से पेमेंट हुई है, बैंक अकाउंट 56,000। नरेशन नाम लिख देंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड एंड ऑनलाइन पेमेंट मेड। May 21 हमने मशीनरी के ऊपर वेजेस का खर्चा किया इंस्टॉलेशन का, तो ये मशीनरी के नाम से ही आता है, ना कि वेजेस के नाम से। लेकिन इस पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वेजेस पे जीएसटी होता नहीं है तो बेसिकली वेजेस ही। और क्वेश्चन में बताया भी क्या है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा।
इसके बाद ब्रिक, सीमेंट एक्सेट्रा एंड टिम्बर परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट चेक से है और इनपुट जीएसटी इज नॉट अलाउड, मतलब आपको इनपुट जीएसटी अलाउ नहीं है, मतलब आप इसे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जेब से जीएसटी जा रहा है वो वापसी नहीं आएगा, और वापसी नहीं आएगा तो आप उसे अलग से नहीं लिखेंगे, उसे बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो आपका एंड यूजर है आप उसके लिए। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, टोटल पेमेंट है 1,50,000 प्लस 2 लाख, मतलब 3,50,000, और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 6% अलग या एक साथ, तो टोटल 12%। तो 3,50,000 का 12% जीएसटी हो गया 42,000, 3,92,000 टोटल पेमेंट है। तो इसको अब अलग अलग नहीं लिखेंगे हम जीएसटी, क्योंकि जीएसटी हम लिखते हैं कब है? जब उसका क्रेडिट मिलना होता है। इनपुट जीएसटी तब लिखेंगे जब आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ होना होगा। जब हमें क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, हम आगे सेट ऑफ ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारी कॉस्ट है। और बिल्डिंग में खर्च कर रहे हैं तो बिल्डिंग, मशीन में कर रहे होते तो मशीनरी। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजन ऑफ दिल्ली, ये भी दिल्ली में है। पेड 5,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी पर इंस्टॉलेशन की वेजेस के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, क्योंकि जीएसटी सैलरी वेजेस पर नहीं लगता है, लेकिन मशीनरी की इंस्टॉलेशन पर खर्चा किया, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट 5,000। नरेशन आप लिख देंगे और साथ साथ मेरे क्वेश्चन करेंगे। नरेशन लिख देंगे जो ट्रांजैक्शन में लिखा है कि वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% 2,000, तो ये 18,000 हो गया। लिस्ट प्राइस में से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी है 6%, तो 18,000 का 12% 2160, तो टोटल हो गया 20,160। और यहाँ लिखा है कि हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया है, क्योंकि अलाउ कर दिया हमें, सारा का सारा पेमेंट हो गया। तो 5% है 1,008, और जो पेमेंट होगी वो 19,152 की पेमेंट हो जाएगी। अब इसकी हम जनरल एंट्री बना लेते कि हमने माल बेचा है और हमें पेमेंट मिल गई है, तो कैश अकाउंट डेबिट 19,152 मिलेगा। वर्किंग नोट में हमने शो कर रखा है, तो डिस्काउंट हमने दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट है 1,008 रुपीज का, टू सेल्स अकाउंट, सेल हमारी थी 18,000 की, ट्रेड डिस्काउंट के बाद की फिगर लिखते हैं। और हमने ये माल बेचा है दिल्ली में, तो विद इन द सेम स्टेट बेचा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 18,000 का 6% 1,080 वो तो वर्किंग नोट में मैंने सीधा 12% लिख दिया था कि अलग अलग क्या लिखूं, एंट्री में तो अलग अलग आएगा, और नरेशन आप लिख देंगे जो भी ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है। समझ में आता है ये? थर्ड पॉइंट है, माल बेचा 60,000 का कलकत्ता में, तो आईजीएसटी लगेगा। कॉस्ट है 60,000, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा कॉस्ट 60,000 प्लस प्रॉफिट मार्जिन 10% 6,000, तो 66,000, और ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो 66,000 का 5% 3,300 का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा।
तो 62,700 आ जाएगा, प्लस इस पे 12% का जीएसटी लगेगा, $7,524, ये आ जाएगा 70,224। तो मोहन से पैसा लेना है, उधार बेचा हमने क्योंकि कैश की बात नहीं हो रही है, तो मोहन डेबिट 70,224 टू सेल्स अकाउंट, जो सेल की फिगर थी वो थी 62,700, और यहां पर आउटपुट आईजीएसटी है 7,524। नरेशन में आप लिख देंगे सब कुछ जो हमने ट्रांजैक्शन अभी अभी करी है। फोर्थ पॉइंट, गुड्स वैल्यू 2,500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज ए सैंपल एज ए पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन, और इस पर जीएसटी है क्योंकि हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में माल दिया है, तो हम लिख देंगे इसे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। अब जो इनपुट जीएसटी था, ये वाला माल बिकेगा तो है नहीं, हमने तो फ्री में बांट दिया, तो इस पर आउटपुट जीएसटी तो कलेक्ट नहीं हो सकता, तो हमें जीएसटी का क्रेडिट भी इस पे नहीं मिलेगा। तो टू परचेजेस अकाउंट जैसे चैरिटी में नहीं मिलता, ड्राइंग्स में नहीं मिलता, वैसे इस पर भी नहीं मिलेगा। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, तो 150 इसका मतलब 2,800 रुपीज का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पड़ा हमें। नेक्स्ट है अंजन, एक कस्टमर है जिसे माल बेचा था और हमने 2,000 रुपए का डिस्काउंट दिया था क्योंकि वो माल ठीक नहीं था। These goods were sold charging CGST and 6। तो ये लिखा है कि हमने रिबेट दिए, माल बेच दिया था। असल में होता क्या है, हमने माल बेच दिया उधार, और बेचने के बाद में पता चला कि वो क्वालिटी ठीक नहीं थी और हमने उससे कुछ छूट दे दी। हमने कहा चलो आप कम दे देना, मान लिया 50,000 का माल बेचा, 50,000 की एंट्री बन गई। अब हमने उससे कहा 2,000 रुपए चलो कम दे दो क्योंकि वो क्वालिटी ठीक नहीं है, पुअर क्वालिटी का माल है। तो पुअर क्वालिटी का माल होने की वजह से नुकसान हमारा है, तो हम अपने लॉस को लिखेंगे रिबेट अकाउंट डेबिट। और हमने महंगे माल और ज्यादा सेलिंग प्राइस पे आउटपुट जीएसटी चार्ज किया था, तो आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है 2,000 की रिबेट पे जीएसटी भी तो कम करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना हमने 50,000 का माल प्लस जीएसटी दिया और डिस्काउंट देने पे जीएसटी कम नहीं करेंगे, जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो 2,240 रुपए उसके अकाउंट में पूरे कम हो जाएंगे क्योंकि जीएसटी भी उसने देना था। ये क्लियर है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। ध्यान रखिए, यहां पर आपको बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है कॉस्ट पर प्रॉफिट नहीं है, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है। तो कॉस्ट है 1 लाख, जो प्रॉफिट है आप सीधा 25% लिख देंगे, 25,000 तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो 25,000 कॉस्ट पर प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें प्रॉफिट लेना सेलिंग प्राइस पर, इस अमाउंट पर। या तो इसे एक्स मानिए और एक्स मान के करिए, या ये मानिए कि सेलिंग प्राइस पर 25% प्रॉफिट है तो जो कॉस्ट प्राइस है वो 75% हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, नहीं तो एक्स मान के इक्वेशन बनाकर भी आप कर सकते हैं। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है यहां पर हमारा वो है 33,333
और 1,33,333। अगर आप 1,33,333 का 25% लेस करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। यही तो हम चाहते थे, सेलिंग प्राइस का 25%। तो या तो ऐसा करिए या फिर इसे ऐसा मानो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है। कॉस्ट है 1 लाख, सेल एक्स मान लो, प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का 25%। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 1,33,333 आ जाएगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कॉस्ट की बजाय सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट मार्जिन दिया है और सेलिंग प्राइस दिया नहीं तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अब यहां पर लिखा है कि हमें डिस्काउंट देना है जी। यहां पर ट्रेड डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। तो ये अमाउंट जो आ जाएगी 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, और यहां लिखा है कार्टेज भी है 250 रुपए की। तो ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया 26,667 का, और हमारा नेट सेलिंग प्राइस हो गया 1,06,667 रुपीज। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये माल बेचा है हमने, तो एंट्री बना लेते हैं। अनिल को बेचा है, और कैश वगैरह के लिए नहीं बताया, तो जब नाम लिखा होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट पर बेचा है। अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,06,667। इस पे जीएसटी लगेगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। 1,06,667 का 6%, 6,400। तो टोटल अमाउंट हो गया 1,06,667 प्लस 6,400 प्लस 6,400, 1,19,467। ये हमने माल बेचा। ये क्लियर है? कार्टेज की एंट्री अलग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है 250 रुपीज कार्टेज हमें कस्टमर से चार्ज नहीं करनी है, तो ये हमारी जेब से जा रहा है। तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी जेब से जा रहा है। और इसके कार्टेज है 250, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो हमारा अलग से एंट्री बन जाएगी। अगर ये हमने कस्टमर से लेना होता तो अनिल डेबिट टू अलग से एंट्री तब भी अलग से ही बनानी चाहिए, कायदे से कंफ्यूजन ना हो। तब अनिल डेबिट टू कैश कर देते हैं कि अनिल से पैसा लेना कार्टेज का। अब कार्टेज हमारी जेब से जा रहा है तो हम अपने खर्चे में डाल देते हैं कार्टेज को।